हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आज आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सैन्य निवासियों के द्वारा आयोजित वस्तुएं, यानी कि हमें जो जो वस्तु मिली है और कौन कौन से स्थान से मिली है, हम इसके बारे में इसमें लिखेंगे। एक स्थान लिख लेंगे, एक लिखेंगे स्थान और एक लिख लेंगे वस्तु। वस्तु ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमें अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिण भारत, हमें यहां से तो मिला है सोना। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में अगर देखा जाए तो ईरान, अफगानिस्तान, यहां से हमको मिला है टिन। तो यहां से हमको क्या मिला है? टिन। और ईरान जो है, यहां से हमको मिली है चांदी। ठीक है, ईरान से क्या मिली है? चांदी। ईरान से मिली है चांदी। खेतड़ी, खेतड़ी जो कि राजस्थान में है। खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान, यहां से खेतड़ी जो कि राजस्थान में स्थित है और बलूचिस्तान, यहां से हमको तांबा मिला है। ठीक है, तांबा मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कीमती पत्थरों। ये जो कीमती पत्थर है, ये हमें बलूचिस्तान और राजस्थान से मिले हैं। ठीक है, ये स्थान है और ये नाम जो मैं वो मिला है वस्तु, ये वो वस्तु है। ये आगे चेंज हो गई इसकी लैंग्वेज। ठीक है, तो कीमती पत्थर बलूचिस्तान राजस्थान से मिले हैं। तो सोना देखा जाए तो सोना अफगानिस्तान से मिला है, दक्षिण भारत से मिला है और ईरान से मिला है। ठीक है, और देखा टिन देखा जाए तो ईरान और अफगानिस्तान से मिला। चांदी भी हमें ईरान से मिलती है, तांबा भी हमें खेतड़ी जो कि राजस्थान में स्थित है वहां से हमें ये मिलता है। कीमती पत्थर जो कि बलूचिस्तान और राजस्थान से मिले हुए हैं। ठीक है, अब शिल्पकला हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। अब शिल्पकला में अगर देखा जाए, यहाँ पे जो हड़प्पाई जो लोग थे वो कांस्य का प्रयोग भली भांति करते थे, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से करते थे। देखा जाए तो अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर देखा जाए कांस्य का जो प्रयोग था, जो हड़प्पाई लोग थे वो अच्छे तरीके से कर लिया करते थे। तो यहाँ से तो कोई पता नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है कि इस युग में कांस्य का प्रयोग अधिक हुआ करता था। दूसरा पॉइंट में देखा जाए तो तांबा जो था हमें राजस्थान के खेतड़ी की खान से मिला था। तांबा कहाँ से मिला था हमें? तांबा हमें मिला था राजस्थान के खेतड़ी खान के खान से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हम बता चुके थे पहले टिन में। टिन जो था हमें अफगानिस्तान से मिला था। जो टिन मिला था यह मिला था अफगानिस्तान से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शिल्पकला में अगर देखा जाए, कांस्य का जो प्रयोग था अच्छी तरीके से हड़प्पाई जो लोग थे कर लिया करते थे। उसका प्रयोग, उसे बनाने की विधि मतलब भली भांति अच्छे थे। और तांबा जो राजस्थान के खेतड़ी के खान में मिला है यहाँ पे वो, और टिन जो अफगानिस्तान में मिला है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बुनाई में उद्योगों का प्रयोग किए जाने वाले बुनाई में प्रयोग। ठीक है, बुनाई में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे। बुनाई में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे, ये जो लोग थे बहुत सी वस्तुओं पर लगाया करते थे। लगाया करते थे। तो यानी कि उसमें बुनाई जो थी उसमें करने वाले जो ठप्पे थे लगाया करते थे। इसमें देखा गया है कि जो बड़ी बड़ी ईंटों से, बड़ी बड़ी जो ईंटों का प्रयोग, जो बड़ी बड़ी ईंटों का प्रयोग जो संरचनाओं से राजगिरी, जैसे कि बड़ी बड़ी ईंटों से निर्मित
बड़ी बड़ी ईंटों से निर्मित जो राजगिरी लोग हुआ करते थे, ठीक है, जो राजगिरी लोग हुआ करते थे, जैसे कि अगर देखा जाए तो यह शिल्प कला या शिल्प दिख रहा है, दिख रहा है, बड़ी बड़ी ईंटों से निर्मित संरचनाएं राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व में पता चलता है। राजगिरी शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री, ठीक है, राजगिरी शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। और जो हड़प्पाई लोग हुआ करते थे वह नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि और यहाँ तक कि मुहरा बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। तो हड़प्पाई लोग नाव बनाने की, मनका बनाने की, मोहरे बनाने की, ठीक है, नाव बनाने की, मनका बनाने की और मोहरा बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। यानी कि वह नाव अच्छी तरीके बनाया करते थे, मनका भी बनाया करते थे, मोहरे भी बनाया करते थे। मोहरे तो हमें मिली भी हैं, ये बनाया करते थे, ये बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे, ठीक है। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण टेराकोटा की मूर्तियों का जो निर्माण है हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प कला की एक विशेषता है। क्या है? शिल्प कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कौन? टेराकोटा की मूर्ति जो बनी है वह देखा जाता है शिल्प कला की महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, जो जौहरी वर्ग है वह सोना चांदी, जो जौहरी वर्ग है वह सोना चांदी प्लस कीमती पत्थरों, ठीक है, जौहरी वर्ग सोना चांदी प्लस कीमती पत्थरों से आभूषण बनाने का निर्माण करते थे। ये इनसे क्या करते थे? ये इनसे बनाते थे आभूषण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। यानी कि उस समय मिट्टी पर के बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था, यह पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं विशेषता मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के स्वयं
में बर्तन बनाना थी। ठीक है, जो हड़प्पा के लोग हुआ करते थे ये चमकदार बर्तन बनाते थे। ठीक है, तो देखा जाए कि जौहरी वर्ग यानी जौहरी वर्ग जो थे वो सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषण बना दिया करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की जो विधि थी वो पूर्णतः प्रचलन में थी, यानी कि हड़प्पाई जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तन स्वयं बना दिया करते थे पहले। ठीक है, जो स्वयं से मिट्टी के बर्तन हड़प्पाई और जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो वो एक चमकदार, जिनके ऊपर एक शाइनिंग हुआ करती थी मिट्टी के बर्तन में, इस तरीके से ये चमकदार बर्तन भी बनाया करते थे। ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट है हमारी संस्थाएं। अगर देखा जाए तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह लिखी तो गई थी, उसके लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में ये क्या है, ये लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर इनको पढ़ा नहीं गया। पता नहीं कौन सी भाषा में लिखी है इसलिए पढ़ा ही नहीं गया। ठीक है, इनके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं बट इनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और हमारे पुरातात्विकवादों के द्वारा उन्होंने खूब प्रयास भी किए लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति जब पढ़ा नहीं गया तो उसको समझना भी बहुत काफी कठिन हो चुका है। ठीक है, किसकी प्रकृति, अगर देखा जाए राज्य प्लस संस्थाओं की प्रकृति, राज्य प्लस संस्थाओं की प्रकृति जो है इसको समझना क्या है, काफी कठिन है, काफी कठिन है। ठीक है, इनको अभी तक समझा नहीं जा चुका है। हड़प्पाई सभ्यता में स्थल नहीं मिले, हड़प्पाई सभ्यता में जो स्थल यानी कि मंदिरों के साक्ष्य, स्थल में मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले, यानी कि उस हड़प्पा जो काल है इसमें मंदिर नहीं हुआ करते थे, मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले। और जब मंदिर नहीं होंगे तो पुजारी भी नहीं होंगे, तो उस समय पुजारी भी नहीं थे, ये अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो उस समय क्या नहीं थे, पुजारी भी नहीं थे, इनको नकारा जा चुका है, इनको क्या नकारा गया है। ठीक है, तो हड़प्पाई सभ्यता पर किसी भी मंदिर के प्रमाण साक्ष्य नहीं मिले हैं, प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, किसी भी मंदिर के, जब उसमें मंदिर नहीं होंगे तो सोच के खुद ही देख लो कि पुजारी भी नहीं होंगे, तो यहाँ के लोगों का मतलब उस युग में पुजारियों को भी नकारा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, जो हड़प्पा सभ्यता है ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ अनुमान लगाया गया है व्यापारिक वर्ग के द्वारा शासित। जो हड़प्पाई सभ्यता थी इसे अनुमान लगाया जाता है कि यह व्यापारिक वर्ग के द्वारा शासित थी। ठीक है, ये व्यापारिक वर्ग के द्वारा शासित थी। तो हड़प्पाई सभ्यता में स्थल मिले हैं, स्थल नहीं, हड़प्पाई सभ्यता में जो होते स्थलों पर भी किसी भी प्रकार का, स्थलों पर यहाँ पे लिख लेते, स्थलों पर किसी भी प्रकार का मंदिर का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। जब मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है तो यहाँ के पुजारियों, जो उस युग में पुजारी नहीं थे, इसे नकारा गया है। और हड़प्पाई सभ्यता, इसमें अनुमान लगाया गया कि यह व्यापारी वर्ग के द्वारा शासित थी। अगर देखा जाए
तो कुछ अगर देखा जाए तो कुछ पुरातत्व, अगर देखा जाए तो कुछ पुरातत्वविदों, अगर देखा जाए तो कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई भी शासक वर्ग नहीं था। इस समय यानी कि हड़प्पा में कोई भी शासक वर्ग नहीं था। शासक वर्ग नहीं था, यानी कि कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। हर एक व्यक्ति को यानी कि उस समय राजा महाराजा इस तरीके से कोई भी सिस्टम नहीं था, सबको हर एक जो व्यक्ति है उसको समान दर्जा प्राप्त था। ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ पुरातत्ववादी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे। ये लोग कुछ लोग कहते हैं कि कई शासक वर्ग मौजूद थे। कई शासक वर्ग क्या थे? मौजूद थे। और यहाँ पर हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे, जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। ठीक है। कुछ पुरातत्ववाद तो कहते हैं कि हड़प्पा में कोई भी शासन नहीं था, कोई भी शासक वर्ग नहीं था, यानी कि हर एक व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। लेकिन कुछ पुरातत्ववाद कहते हैं कि उसमें कई शासक वर्ग मौजूद थे। ठीक है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन किया करते थे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन, यानी कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। अब इसके हम धार्मिक जीवन के बारे में पता करेंगे। तो उस समय सेंधववासी जो थे या हड़प्पा सभ्यता में जो थे, वो मात्र देवी के साथ साथ देवताओं का भी उपासना करते थे। ये मात्र देवी के साथ साथ देवताओं, ठीक है, मात्र देवी के साथ साथ ये देवताओं की उपासना भी करते थे। ठीक है। ये क्या करते थे? ये मात्र देवी और देवताओं को जो थे, इनको ये बलि भी दिया करते थे। इनको यानी कि मात्र देवी प्लस देवताओं को बलि भी देते थे। मात्र देवी देवताओं को ये बलि भी देते थे। इस काल के जो लोग थे, जादू टोना, इस काल के जो लोग थे वह जादू टोना, भूत प्रेत इस काल के जो यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह जादू टोना, भूत प्रेत और अन्य प्लस अंधविश्वासों पर जादू टोना, भूत प्रेत पर अंधविश्वास करते थे। ठीक है। इस काल के जो लोग थे वो जादू टोना, भूत प्रेत तथा अन्य अंधविश्वासियों पर विश्वास करते थे या अन्य चीजों पर अंधविश्वास रखते थे। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। पशुपतिनाथ
पशुपति, अब हम जिस चीज की उपासना की जाती थी, ठीक है, वृक्ष, लिंग, पशुपतिनाथ, वृक्ष, लिंग, योनि और पशु की, योनि और पशु की ये उपासना करते थे, ये उपासना रखते थे, यहाँ ये उपासना करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन में पता चला था कि ये माता देवी के साथ साथ ये देवताओं की भी उपासना रखते थे, ये उनको बलि भी दिया करते थे। इस काल के जो लोग थे वो जादू टोना, भूत प्रेत जैसी अंधविश्वासों पर विश्वास रखा करते थे। पशुपतिनाथ, वृक्ष, लिंग, योनि, पशु की ये और पशु की ये उपासना रखते थे, इन सब की ये उपासना रखते थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आज हम यहीं पर छोड़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे इसी में आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मुझे आपसे आशा होगी कि आप इसे लाइक भी कीजिएगा, प्लीज शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।